हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग हमारी 12th क्लास का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसके अंदर मेंडल के वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस आएगा। उसके कुछ एक्सेप्शंस है वो हम पढ़ेंगे। हम क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो सम डिजीजेस हम रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो पढ़ेंगे। एंड साथ ही हम लोग पेडिग्री एनालिसिस जो है वो इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, व्हाट इज इनहेरिटेंस, कि हम कोई भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होते हैं हमारे अंदर, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जब कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर क्या हो 100% सेम हो। उसके अंदर क्या होते हैं, देर आर फ्यू चांसेस कि उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर थोड़े से वेरिएशन हो, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ी डिग्री का चेंज हो। उस डिग्री ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, वो हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर बायोलॉजी, जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। इन दोनों को हम जिस ब्रांच, साइंस की ब्रांच के या बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी थी? W. बैटसन ने दी थी, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। कौन सी जेनेटिक्स? मॉडर्न जेनेटिक्स। वरना तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नॉन फॉर मेंडल। ओके, नाउ अब हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों, मैंने आपको बोला ना कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट में पहुंचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उनके जो टर्मिनोलॉजीज है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? कोई भी कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। अब उस कैरेक्टर, जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया है, उसके अंदर कितना चेंज है, ठीक है, उसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? वेरिएशन। ठीक है, अब आपकी जो वेरिएशन है वो दो टाइप के होता है। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। उसको समझने से पहले हमें पता है हमारी बॉडी में सेल्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी जर्म सेल्स, दूसरी होती है हमारी सोमैटिक सेल्स। ओके, अब जर्म सेल का काम क्या होता है? जर्म सेल का काम होता है गैमेट बनाना। क्या बनाना? गैमेट। वहीं अगर हम सोमैटिक की बात करें तो अदर देन गैमेट फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन के अलावा उनका सारा फंक्शन होता है अदर देन गैमेट फॉर्मेशन, ऑल वर्क। तो इन दोनों के अंदर क्या हो सकते हैं? चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। तो अगर सोमैटिक सेल के अंदर चेंजेस आए हैं तो उसे हम सोमैटिक वेरिएशन कंसीडर करेंगे। एंड इफ द वेरिएशन इज इन द जर्म सेल विच फॉर्म्स गैमेट, देन इट इज नॉन एज द जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक सेल्स जनरली हमें कब देखने को, सोमैटिक वेरिएशन हमें कब देखने को मिलेगा? आफ्टर बर्थ। कि जो भी चेंजेस हुए हैं, किसी का डेवलपमेंट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कोई लेंथ बढ़ गया है, कम हो गया है, किसी कोई हार्मोन, कोई ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी दूसरे डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो हमें कब देखने को मिलेंगे? आफ्टर बर्थ देखने को मिलेंगे। देन इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है एनवायरमेंट फैक्टर। ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंट फैक्टर, कि किस एनवायरमेंट में है, ठीक है, वो भी क्या करेगा? इसको डिफाइन करेगा। जैसे एग्जांपल हम देखें तो प्लांट्स जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी अवेलेबल होंगे, वो आपके डेजर्ट में भी होंगे, लेकिन और लीव्स दोनों के पास होगी, है ना। बट जो प्लांट अमेज़न फॉरेस्ट में है वहां पर क्या होंगे? उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रॉड लीव्स होंगी, क्योंकि उनके पास वाटर कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाटर लॉस हो भी जाता है तो वो वापस से गेन कर लेंगे। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें डेजर्ट वाले प्लांट्स की, तो उनकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई होकर के क्या हो जाती है? स्पाइन्स बन जाती है। तो दैट मॉडिफिकेशन और दैट वेरिएशन इज द सोमैटिक काइंड ऑफ वेरिएशन। ओके, देन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो कभी कभी किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का यूज करना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। देन दैट इज द रीजन, उसकी वजह से यूज एंड डिसयूज की वजह से क्या हो सकता है? सोमैटिक वेरिएशन हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी में भी अपेंडिक्स है, हमारी बॉडी में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, बट ऐसा उनका कोई फंक्शन नहीं है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को अगर हम किसके अंदर देखें? फ्रॉग्स में, तो वो कंप्लीट स्प्रेड हो जाती है उनकी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट हमारे यहाँ ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया में है, बस उसके अलावा मूव नहीं करेगी। देन उसके बाद कॉन्शियस इफेक्ट जो है अपनी एनवायरनमेंट के आसपास हम कैसे सेंस कर रहे हैं
वो भी उसको अफेक्ट करता है। अब जर्मिनल वेरिएशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में, कि पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बना, उसके अंदर पेरेंट में जो कैरेक्टर था उस ए कैरेक्टर में कितना जो चेंज आया है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे कि कैरेक्टर तो ए ही है बट उसके अंदर चेंज हो गया। कि फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हम कलर से देख सकते हैं कि पहले ये ऐसा था, उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन, के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा और ये चेंजेस होंगे। इसका मेन रीजन क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अभी के लिए हम लोग ये याद रखेंगे बिकॉज हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा जब आगे टॉपिक्स स्टडी करेंगे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तब हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि पेरेंट मेल और फीमेल का जब क्रोमोसोम कंबाइन हो जाता है तो उनके सेगमेंट्स में थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। डिसकंटिन्यूअस जो है, डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन, मतलब सडन चेंज। म्यूटेशन इज व्हाट, सडन चेंज इन अ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में अगर सडनली कोई चेंज आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया हमें कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं, तो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। वेरिएशन हमने देखे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सोमैटिक और एक होता है हमारा जर्मिनल। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको कहा कि हमें पहले क्या पढ़नी होगी, हमें थोड़ी से टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहला हमारा आता है फैक्टर, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्योंकि हम पहले मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तो मेंडल ने उसे क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। उन्होंने ऐसा बताया कि कोई भी कैरेक्टर, ये तो हमने बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया कि पेरेंट से कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग पे जाता है, बट कैसे जाता है, कौन लेकर जाता है, तो वो कौन का जवाब क्या है, हमारा फैक्टर है। कि पेरेंट से या फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है देन इट इज बिकॉज ऑफ दी फैक्टर्स। ओके, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो मेंडल ने फैक्टर यूज किया था, एंड जीन जो वर्ड है वो किसने दिया था, जॉनसन ने, इन द ईयर 1909। ओके, नाउ प्योर लाइन का मतलब ये है कि जेनेट इज अ प्लांट और एनिमल दैट इज जेनेटिकली प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड विल गिव राइज टू सेम कैरेक्टर आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरब्रीडिंग के। अगर हम ऐसा देखें कि हमारा ये पेरेंट है, इसने ये ऑफस्प्रिंग बनाया है। ओके, नाउ अगर ये ऑफस्प्रिंग आपस में ब्रीड करते हैं, अगर ये पेरेंट टॉल था, आपस में ब्रीड करते हैं, तो जो नई जनरेशन आई वो भी कैसी है, टॉल है। या फिर मैं किसी फॉरेन पेरेंट, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल दिस, इसके साथ अगर इनकी इंटरब्रीडिंग हुई है, तो भी अगर ये सेम ऑफस्प्रिंग के मतलब सेम कैरेक्टर जो है वो देते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, जैसे कि ये क्या हुआ, वापस टॉल हुआ, तो इनको हम पूरा क्या कंसीडर करेंगे, प्योर लाइन कंसीडर करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्योर लाइन। के पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाएं या किसी और के साथ ब्रीड करवाएं, वो सेम कैरेक्टर्स जो है वो शो करेंगे इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो पूरी जनरेशन जो है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन। क्लियर? अब फैक्टर जो होता है, फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक पेयर होता है, इट इज अ पेयर। और हमें पता है कि पेयर कैसे बनता है, इंडिविजुअल को मिलाकर के पेयर बनता है ना। तो वो जो इंडिविजुअल है, फैक्टर का जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल क्या है, हमारा एलिल। क्या है, एलिल। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूं कि कोई प्लांट टॉल है और उसके लिए मैं लिख रही हूं उसका जीन जो है वो ये है, उसका जीन क्या है, दिस इज द जीन। अब मैं अगर उसके एलिल की बात करूं तो एलिल क्या होगा, सिंगल। ये दिस इज सिंगल, ये एक एलिल है, ये एक एलिल है। हो सकता है इम्प्योर वाले स्टेट में हो, प्योर इम्प्योर के अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या हो गए, सेपरेटली एलिल्स हो गए। ठीक है, अब एग्जैक्ट पोजीशन जहां पर फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि जीन किसका सेगमेंट होता है, डीएनए का, और डीएनए किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली अगर लोकेशन देखें तो वो किस पे होगा, क्रोमोसोम पे होगा। तो क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, दिस इज आवर जीन। ओके, तो ये दोनों पर प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा, ये पूरा कंबाइन, अगर मैं इसको बोलूंगी, कंबाइन करूंगी तो मैं तो इसको जीन बोलूंगी। बट इफ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, then it is known as allele. Okay, there should not be any confusion between allele and gene.
एलिल्स को मिला करके क्या बनता है, हमारा जीन बनता है। अब जो लोकेशन पे ये प्रेजेंट होगा उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, लोकाई। क्या बोलते हैं उनको, लोकस या फिर लोकाई। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तो उसको लोकाई बोल देंगे, वरना हम उसे क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। क्लियर, ये समझ में आया। अब जीन हमने समझ लिया, एलिल समझ लिया, एक और चीज हमें समझनी है, वो है हमारा जीनोम। क्या है, जीनोम। जीनोम क्या है, टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसके पास जितना भी जेनेटिक कंटेंट है उसको अगर मैं साथ में रेफर करूंगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी, जीनोम बोलूंगी। ठीक है, फिर एक दो चीजें आती है, एक आता है आपका कैरेक्टर आता है, और उसी के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड आती है, वो आता है ट्रेट। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट तो एक ही चीज है मैम, नहीं, दोनों अलग चीज है। कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि कैरेक्टर जो है उसको मैंने बोल दिया, कैरेक्टर क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि उसके पास हेयर प्रेजेंट है, ये उसका कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन ट्रेट क्या होगा, ट्रेट उसे बोलूंगी मैं जिसके पास ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, है ना, ये जो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं ना हमें, है तो कैरेक्टर क्या कि प्रेजेंस ऑफ हेयर, बट उनके ऊपर अलग अलग कलर्स जो दिख रहे हैं, दैट इज बेसिकली आर ट्रेट। समझ में आया कि कैरेक्टर तो क्या है, हेयर है, और उनका जो अलग अलग चेंजेस है, अलग अलग कलर जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। ओके, क्लियर। देन फिर आता है हमारा होमोजाइगस। होमो का मतलब हमें पता है क्या होता है, सेम, एंड जाइगस वर्ड स्टैंड्स फॉर जाइगोट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा एंड इट विल फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो मेल गैमेट के पास एक एलिल है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं मेल गैमेट के पास एक एलिल है, और फीमेल गैमेट के पास भी एक एलिल है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस जाइगोट के पास दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके इसके पास क्या होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये जाइगोट के अंदर जो दोनों एलिल्स हैं वो अगर सेम है तो उसे हम क्या रेफर करेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अगर दोनों सेम फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। नेक्स्ट हमारा है हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस को हम बोल सकते हैं कि हेटेरो कब होगा, जब मेल के पास और फीमेल के पास, फॉर एग्जाम्पल इस मेल के पास कैपिटल टी है और इस फीमेल के पास स्मॉल टी है, ये दोनों कंबाइन होकर के जाइगोट के पास जाएंगे, एंड जाइगोट के पास अब कौन से हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। कभी कभी ड्यू टू सम चेंजेस या वेरिएशन या किसी म्यूटेशन वगैरह की केस में ऐसा हो सकता है कि जाने तो चाहिए, एक्चुअल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, दो जाने चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, हेमीजाइगस, हेमी मतलब हाफ। ओके क्लियर, यू कैन सी हेटेरोजाइगस हो गया, हेमीजाइगस हो गया। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप को जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे ना तब हम देखेंगे, बट एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फिनोटाइप बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे फिनोटाइप में, और जीनोटाइप में अंदर एक्चुअल उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कि क्या चीज उसको ऐसा अंदर कैसे जीन्स है या एलिल्स है जिसकी वजह से वो बाहर ऐसा दिख रहा है, उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, जीनोटाइप के अंदर। ठीक है, अब देन आता है हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर, अगर दो एलिल्स प्रेजेंट है ना, दो एलिल्स प्रेजेंट है, उसमें से कोई एक एलिल जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे को सप्रेस कर रहा है और अपना ही कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उस शो करने वाले कैरेक्टर को या एलिल को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। अब ये कौन सी कंडीशन में शो होंगे, एक तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर हम किसकी बात करें, डोमिनेंट की बात करें, कैसे, आप देखें कि अगर, ठीक है, एक ये कंडीशन है और एक ये,
दोनों ही कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, हमारा टॉल होगा, चाहे दोनों एल सेम हो या दोनों एल डिफरेंट हो, बिकॉज ये जो है वो क्या है, हमारा डोमिनेंट है। बट अगर मैं बात करूं रिसेसिव की, तो रिसेसिव के लिए हमें होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों ही रिसेसिव है तो ये अपना कैरेक्टर शो कर देंगे। बट अगर बाय चांस ये कैपिटल टी आ गया तो हमें पता है ये क्या है, डोमिनेंट है, तो ये वापस कैसा कैरेक्टर शो कर देगा, डोमिनेंट। बट मुझे कैसा कैरेक्टर चाहिए, रिसेसिव, तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस होनी चाहिए। क्लियर? ओके अब थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट मेंडल, कि जो मेंडलिज्म क्या है, कि जिसमें इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उसको हम मेंडलिज्म बोलते हैं। देन उन्होंने वर्क किसके ऊपर किया था, उन्होंने वर्क किया था पाइसम सटाइवम, दैट इज आवर पी प्लांट। ओके, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। इनका जो वर्क है वो किसके अंदर पब्लिश हुआ था, इन द नेचर फॉर शेंडर वेरेन में पब्लिश हुआ था। इन्होंने क्या किया था, कुछ ही कैरेक्टर्स को एक टाइम पर कंसीडर किया था, और इन्होंने थोड़ा सा बायोलॉजिकल कंसेप्ट से हटकर इन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो भी इन्होंने इंक्लूड की थी। इसी वजह से कुछ लोगों ने उस टाइम पर इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि बायोलॉजी में हम मैथ्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, देन जो मेंडल है उसने अपने एक्चुअल प्रोसेस में दो टेक्निक्स करी है, विच इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इमैस्कुलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को जब रिमूव किया जाएगा, ऑफ एंथर, अच्छा किसके अंदर से रिमूव करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, क्योंकि यूनिसेक्सुअल के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैगिंग, कवरिंग ऑफ प्लांट, जिसके ऊपर से हमने एंथर हटाया है। क्यों हटाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उसका पोलन ग्रेन जाए उसके और उसको कंटामिनेट करे। कंटामिनेट इन द सेंस हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए हम वो ले सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, बाकी दूसरे की भी पोलन ग्रेन्स उसको डैमेज ना करे या फिर उसके ऊपर लैंड ना हो, उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपका जो मेंडल है ने ये ही प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक टाइम पर स्टडी हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो इसका टाइम पीरियड है ना, लाइफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। ठीक है, एंड इट वाज वेरी इजी टू स्टडी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब अगर हम बात करें कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए थे, तो बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में उसने बात किया था, दैट इज स्टेम, फ्लावर, पोड एंड सीड। सीड, स्टेम, फ्लावर और पोड। सीड में उसने 2 चीज़ें देखी थी कि उनका फॉर्मेशन कैसा है, उनका शेप कैसा है, वो राउंडेड है या फिर रिंकल्ड है। अगर कलर की बात करें तो कॉटिलिडन का उन्होंने कलर देखा था, येलो है या फिर ग्रीन है। फ्लावर के अंदर उन्होंने देखा व्हाइट कलर फ्लावर है या फिर वॉयलेट कलर फ्लावर है। पोड शेप एकदम प्लेन और फुल साइज का है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। येलो कलर है या फिर ग्रीन कलर है। ठीक है, स्टेम में 2 चीजें थी, एक तो उन्होंने देखा कि फ्लावर जो है वो टिप पर प्रेजेंट है या फिर ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, या फिर दूसरा साइज देखा था कि वो लॉन्ग है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है या शॉर्ट बोल सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने कंसिडर किए थे, और सबके लिए उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड डाइब्रिड क्रॉस किया वो उन्होंने परफॉर्म की थी। तो अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, उन्होंने सेलेक्ट किया सिंगल कैरेक्टर। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है 1 और हाइब्रिड इज द क्रॉस, कि एक कैरेक्टर को लेकर के वो क्या उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। कैसे, पेरेंट्स, गैमेट, फिर क्रॉस आएगा, फिर आएगा F1 जनरेशन। ओके, उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक था उनका टॉल प्लांट और एक था उनका ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब आपको पता है ये तो क्या है, डिप्लॉयड कंटेंट है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, गैमेट में तो एक ही आता है, तो यहाँ पर हमारे 2 गैमेट बनेंगे। सेम यहाँ पर भी हमारे 2 गैमेट्स बनेंगे। क्लियर, अब क्या करवाएंगे, हम क्रॉसिंग करवाएंगे। तो ये गैमेट जो है, दिस गैमेट विल फ्यूज विद this will fuse with this, and again इसका जो है हम इससे पॉलिनेशन करवा देते हैं,
इस वाले का इससे करा देते। तो ओवरऑल आई कैन से कि मुझे जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले हैं, तो ये सारे प्लांट्स मुझे कैसे मिले हैं, टॉल मिले हैं। कैसे मिले हैं मुझे, टॉल मिले हैं। अब मेरा रिसर्च यहाँ खत्म नहीं हुआ। व्हाट मेंडल का रिसर्च खत्म नहीं हुआ कि मेंडल ने क्या किया, इन जो F1 जनरेशन इनको मिली है ना, इस F1 जनरेशन का उन्होंने करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करवाया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैं यहां से एक को उठा लेती हूँ, ये दोनों है जो F1 जनरेशन है, इन दोनों F1 जनरेशन को हम ले लेते हैं और हम देखते हैं इनका क्रॉस पॉलिनेशन। सो F1 जनरेशन है, अगेन इनका क्या होगा, पहले गैमेट्स बनेंगे, फिर क्रॉस होगी, एंड देन हमें F2 जनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या है, एक पेरेंट, एक ये है, अपने गैमेट्स बनाएंगे ये, ओके। इन गैमेट्स का क्या होगा, क्रॉस। नाउ आई कैन सी कि यहां पर मुझे तीन अलग चीजें मिली है कि टॉल प्लांट कितने हैं, 1 2 और 3 टॉल प्लांट है और एक जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। तो अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूं, मुझे 2 टाइप के रेशियो लिखने पड़ेंगे, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। जैसा मैंने आपको बताया कि फिनोटिपिक वो रेशियो होगा जो फिजिकली हमें बाहर देखने को मिलेगा। तो फिजिकली बाहर हमको क्या देखने को मिल रहे हैं कि 3 प्लांट जो है वो क्या है, टॉल है, प्योरली क्या है, टॉल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3:1, क्योंकि एक क्या है मेरा, एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है और 3 प्लांट जो है वो टॉल है। अब मैं अगर जेनेटिक मेकअप की बात करूं कि अंदर कैसे एलिल्स हैं, उसको अगर मैं देखूं या जीन को मैं देखूं, तो 1 इज कंप्लीट प्योर टॉल। यहां पर दिख रहा है हमें कंप्लीटली ये क्या है, प्योर टॉल है। तो एक देन इम्प्योर टॉल की बात करें तो 1 इम्प्योर टॉल एंड 2nd इम्प्योर टॉल। ठीक है, और फिर थर्ड जो है वो कंप्लीटली क्या है, हमारा ड्वार्फ है। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 कि 3 जो है वो टॉल है, एक ड्वार्फ है। जेनेटिक रेशियो की बात करें जीनोटिपिक, तो 1 प्योर टॉल, 2 इम्प्योर टॉल और 1 प्योर शॉर्ट। ओके, ये तो हो गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स लिए, ठीक है, कि कुछ लॉज लिए। तो पहला लॉ जो था वो है उनका लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर या फिर यूनिट फैक्टर। कि अभी हमने देखा कि जैसे हमने पेरेंट लिया, दोनों ही पेरेंट में हमने क्या लिए, एलिल्स लिया। हमने एक सिंगल एलिल नहीं लिया, हमने क्या लिया, उनको पेयर्स में लिया है। तो मतलब कि कोई भी जो इनहेरिटेंस होगा, ये जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, तो उस जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीजें होंगी वो हमेशा किसके अंदर होंगी, पेयर में होगी। किसके अंदर होगी, पेयर में होगी। और वो चीज क्या होगी, वो होगा हमारा फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मेंडल वो क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब जब ये दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो अगेन वापस हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला, इसके अंदर 2 टाइप के एलिल्स है। लेकिन मैंने देखा कि है तो 2 टाइप के, कि यहाँ पर स्मॉल टी क्या सिग्निफाई कर रहा था, ड्वार्फ प्लांट, और यहाँ पर कैपिटल टी क्या सिग्निफाई कर रहा था, टॉल प्लांट। बट जब मैंने F1 जनरेशन देखी तो मुझे सारे कैसे ऑर्गेनिज्म मिले, ऑल टॉल मिले। मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना इस कैपिटल टी में कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो दैट थिंग इज द डोमिनेंस ऑफ द कैपिटल टी, कि जब कोई कैरेक्टर अपने आप को कोई एलिल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे और दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, खत्म कर दे या सप्रेस कर दे, तो उस एलिल को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। क्या बोलेंगे उसको, रिसेसिव। सो दिस लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब
इन F1 जनरेशन जनरली ऑब्वियसली बात है ये किस पे बेस्ड है, F1 जनरेशन पे, क्योंकि हमने क्रॉस करवाया तो क्या आया हमारा F1 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि when two different unit factors are present in a single individual, सही बात है, दो फैक्टर्स है अलग अलग सिंगल फैक्टर्स प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल में, ओनली वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जिसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक और था लॉ ऑफ इन्होंने जो कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन इससे निकाला है वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी या फिर ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन। क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या है, पेयर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल अभी कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा F1 जनरेशन का है। ठीक है, अब मुझे आगे अगर फर्दर क्रॉस करवानी है तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट में यू कैन सी कि यहाँ पर एक ही एलिल प्रेजेंट है और इसके अंदर भी एक ही एलिल प्रेजेंट है। तो जब F1 जनरेशन से या पेरेंट से गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दोनों ही एलिल क्या हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ही इसके अंदर गैमेट के अंदर दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे, नहीं, वो कब आएगा, वो जाइगोट के अंदर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है तो हमें पता है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक ही आउट ऑफ वन पेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पेयर में से एक एलिल जो है वो गैमेट, एक गैमेट के पास जाएगा और दूसरा दूसरे गैमेट के पास जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर सेग्रीगेशन। और ये सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन सी स्टेज पे होता है, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 पे, मियोसिस 1 और एनाफेज 1 वाली स्टेज पर क्या होगा, ये जो गैमेट्स है वो अपना एलिल्स है सेपरेट कर लेंगे। और ये एलिल्स कैसे सेपरेट होंगे, क्योंकि हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन में डिप्लॉयड कंटेंट से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि एलिल्स जो है वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम अलग एलिल्स अलग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड अ डिफरेंट गैमेट, ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। ठीक है, सो गैमेट आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो गैमेट है ना इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये इंडिविजुअल की बात करें तो ये कैसा प्लांट बनाएगा। अब ऑब्वियसली बात है बनाने के लिए तो इसको टॉल मतलब किसी के साथ फ्यूज करना पड़ेगा, बट इसका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है, वो है इसका टॉल, और इसका ट्रेट क्या है, कैरेक्टर नहीं हम इसको ट्रेट बोलेंगे, तो इसका और इसका क्या ट्रेट है, इसका ट्रेट है ड्वार्फनेस। ओके क्लियर। अब दिक्कत ये हुई कि हमने डोमिनेंस इतनी देर समझा, बट फिर हमारी एनसीईआरटी में क्या आ गया, इसका एक्सेप्शन आ गया कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। कि अभी डोमिनेंस में हमने बोल दिया था कि एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको रिसेसिव बोल देंगे। बट अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस, इट्स को डोमिनेंस, वो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो रिसेसिव से कंबाइन हो जाएगा उसके साथ दिक्कत हो जाएगी कि वो दोनों अपने जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उनको शो करना था ना, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाएंगे, वो दोनों साथ में मिलकर के एक नया कैरेक्टर जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अब वेट, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ेंगे कि हमने क्या किया कि F1 जनरेशन हमने पेरेंट्स को क्रॉस करवाया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं हमारा मिराबिलिस जलापा का, जिसको गुलेबंस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर दो टाइप के फ्लावर्स हैं, एक रेड है और दूसरा है आपका वाइट। ठीक है, एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है। रेड फ्लावर की कैरेक्टर को मैं किससे दिखा रही हूँ, कैपिटल R से दिखा रही हूँ, और व्हाइट के कैरेक्टर्स को मैं किससे दिखा रही हूँ, स्मॉल r से दिखा रही हूँ। अब इंडिविजुअली तो मुझे पता है कि कैपिटल आएगा तो रेड दिखना चाहिए और व्हाइट हो तो स्मॉल r दिखना चाहिए। बट अभी हमने डोमिनेंस को स्टडी किया तो हमारे डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर मैं कैपिटल R को और स्मॉल r को कंबाइन कर दूंगी तो जो मेरा प्लांट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बट इस प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि व्हेनेवर दिस बोथ विल कंबाइन, ये जो प्लांट होगा
इसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा। कैसा होगा, पिंक कलर होगा, ना रेड होगा ना व्हाइट होगा, ये कैसा होगा, पिंक होगा। कि जो रेड है वो अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाया, किसके ऊपर, स्मॉल आर की वजह से। दैट इज वाई ना रेड कलर अपीयर हो पाया ना व्हाइट, मतलब इस व्हाइट ने क्या कर दिया, उसको रेजिस्ट कर दिया। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है हमारा, और एक और हमारे एनसीईआरटी में दिया है, वो है स्टार्च ग्रीन सिंथेसिस का। ठीक है, कि अगर जो पी का सीड है वो बिग और राउंड है तो उसको हम किससे सिग्निफाई करेंगे, डबल कैपिटल बी से, और स्मॉल और रिंकल्ड को किससे दिखाएंगे हम, स्मॉल बी से। फिर हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन होगी तो बी एंड स्मॉल बी आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये राउंड होना चाहिए और बिग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल बी है। बट ऐसा नहीं होता है, ये कैसा आता है, इंटरमीडिएट आता है। कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है। बाय इंटरमीडिएट, क्योंकि इसकी साइज इंटरमीडिएट होती है, क्योंकि बी जो है वो कंप्लीट इसके ऊपर अपना डोमिनेंस शो नहीं कर पाया, कैपिटल बी स्मॉल बी पे अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाया, इस वजह से इसका जो साइज है वो इंटरमीडिएट, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, इंटरमीडिएट होता है। और शेप जो होती है वो राउंड रिंगल के बीच की होती है। ठीक है, अब आपको बताइए, ये तो आ गई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाऊं, सेल्फ पॉलिनेशन, अब हम डायरेक्ट चेकर बोर्ड से करते हैं। ठीक है, ओके, दोनों का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, अब ये तो कैसा होगा, राउंड एंड बिग। ठीक है, ये दोनों भी होने तो क्या चाहिए, राउंड एंड बिग होने चाहिए, बट हमने ऐसा देखा कि ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं, इंटरमीडिएट इन साइज। कैसे है इनकी साइज, इंटरमीडिएट है। और ये वाला कैसा है हमारा, स्मॉल है। ये कैसा है, स्मॉल और रिंकल्ड है। तो अब अगर मैं इसके रेशियोज की बात करूं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर बाहर भी ये ऐसे ही दिख रहे हैं कि बाहर एक हमें बिग दिख रहा है, दो हमें स्मॉल दिख रहे हैं, और स्मॉल और सॉरी इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, और एक हमें छोटा दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, है ना। वहीं अगर जेनेटिक मेकअप की बात करें तो सही बात है ना, कि ये प्योर है ये भी प्योर है, तो 1:1। बट बीच वाला कैसा है हमारा, इम्प्योर, जो कि कितने हैं, 2। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्ट करिए ना, कि डोमिनेंस में क्या था, 3:1 था एंड देन 1:2:1 था। बट हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों चीजें सेम हो गई, फिनोटिपिक भी 1:2:1 हो गया और जीनोटिपिक भी 1:2:1 हो गया। ठीक है, सेम अगर हम रेड वाले के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो दिस इज रेड, दे बोथ आर पिंक, और ये वाला कैसा होगा, व्हाइट। ओके, देन सेम रेशियो 1:2:1, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, फिर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही, मतलब वहां तो क्या हो रहा था कि भाई हम दोनों से निगोशिएट नहीं कर पा रहे, हम किसी तीसरे को बीच में ला रहे हैं। यहाँ पे दोनों आपस में निगोशिएट कर लेंगे कि भाई मैं भी अपना कैरेक्टर शो कर देता हूँ, तुझे भी जगह देता हूँ, तू भी अपना कैरेक्टर शो कर ले। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या, इसके और भी एग्जाम्पल्स है बट बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक अदर एग्जाम्पल देखें तो स्किन कलर है, AB ब्लड ग्रुप से, और सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप के सिस्टम को, डोमिनेंस के कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 3 एलील। अब आपने तो बोला था कि मैम आपने तो हमें बताया कि एक जीन के अंदर 2 ही एलील हो सकते हैं, ये 3 जीन कैसे आ गए, तो वो अभी और टर्म्स हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। बट जो ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस का तो है ही है ब्लड ग्रुप, बट ये मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है कि एक से ज्यादा एलील्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कि मतलब आप यहाँ देखो कि आपके पास 3 है,
IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर है, तीन एलिल्स हैं जो कि एक ही कैरेक्टर को करेंगे। किसको? ब्लड ग्रुप को। ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा वो ये तीनों एलिल्स जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तीनों एलिल डिसाइड करेंगे। अब आपको कॉम्बिनेशंस बताती हूं मैं कि इन केस IA एंड IA है तो सेम है, होमोजाइगस है तो एक ही कंडीशन दिखाएगा। ब्लड ग्रुप कैसा होगा आपका? A। इफ IB एंड IB तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? B। अगर IA है और स्मॉल है तो यहां पर डोमिनेंट शो कर देगा। ए की, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन कौन सा है? ए वाला है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेम अगर बी है तो ये बी हो जाएगा। एंड इफ नथिंग, दोनों आई है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओके, देन अगर नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा IA भी प्रेजेंट है एंड IB भी प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है क्या? AB। क्या देखने को मिल रहा है? AB। तो यहां पर हो गया, देखो अगर नहीं था तो भी A शो कर रहा था, A था तो भी A था, और अगर B की बात करें तो सेम चीजें थी, है ना। लेकिन जब A और B साथ में आया तो होना तो ये चाहिए था कि या तो A शो कर ले या B शो कर ले, बट ऐसा नहीं हुआ। A ने भी अपना प्रेजेंस शो किया और B ने भी अपना प्रेजेंस शो किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस। दोनों ने कॉपरेट किया और अपना डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो शो किया, इसको हम क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखें तो कितने जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे? 6 और फिनोटाइप 4। फिनोटाइप 4 यही बात होती है ना। फिनोटाइप क्या हो गया? हमने क्या बोला? ये A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB एंड O, तो 4 हो गए ये फिनोटाइपिक। और जीनोटाइप कितने? 6। तो वी कैन सी 6 कैसे हैं। हियर यू कैन सी जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग की A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है तो IAA, AB है तो AB, A है तो IA, इसमें भी हो सकता है। AB है देन बोथ, B है तो दिस। तो टोटल कितने हो गए हमारे जीनोटाइप? 6 जीनोटाइप्स। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे कुछ टर्म्स हैं। अब टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। कि अभी तो नॉर्मल क्रॉस तो हमने क्या पढ़ा कि एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से क्रॉस करवा दिया, F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो F2 जनरेशन आ गई। बट कभी कभी क्या होता है कि F1 जनरेशन के बाद हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने क्या किया? F1 जनरेशन में जो भी आया उसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। लेकिन बैक क्रॉस के केस में क्या होता है? किसी भी F1 इंडिविजुअल को, कोई भी F1 इंडिविजुअल आया है उसका हम किसके साथ क्रॉस करवा देंगे? उसका हम क्रॉस करवा देंगे किसी भी पेरेंट्स के साथ, चाहे वो जैसे F1 इंडिविजुअल हमारा T और T आया है ना, ये F1 है हमारा और हमारा यहाँ पर ये पेरेंट्स थे। तो अब इन दोनों में से मैं इसके साथ भी करवा दूं या इसके साथ करवा दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगी? बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको हम? बैक क्रॉस बोलेंगे। व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ, अगर अब दोनों के साथ करेंगे तो ओवरऑल इसको मैं क्या बोलूंगी? बैक क्रॉस बोलूंगी। लेकिन अगर मैंने किसके साथ कर दिया? इसको डोमिनेंट के साथ कर दिया, ये अगर क्रॉस मैंने किया है तो इस क्रॉस को मैं बोल दूंगी आउट क्रॉस। क्या बोल दूंगी इसको? आउट क्रॉस। कि मैंने F1 जनरेशन को किसके साथ क्रॉस करवा दिया? मैंने करवा दिया इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? आउट क्रॉस बोलूंगी। ठीक है, यहां पर सबके पास कैसी कैरेक्टर होंगी? डोमिनेंट वाले। ऑब्वियस सी बात है ना कि ये T और T था, ये तो वैसे भी अपना कैरेक्टर यहाँ पे नहीं शो कर पा रहा था कैपिटल T के साथ, और अब मैंने वापस इसको किसके साथ क्रॉस करा दिया? कैपिटल T के साथ। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये F1 जनरेशन में आया और मैंने इसी पेरेंट के साथ इसका, मैंने क्या किया? इसी पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवा दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जो जनरेशन आएंगी उनमें तो मुझे यही देखने को मिलेगा। तो क्या है? सारे के सारे कैसे होंगे? मेरे टॉल होंगे। तो कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होंगे? जस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। अब मैंने अगर ये क्रॉस, सेम क्रॉस कि मैं पेरेंट से करवा रही हूँ F1 जनरेशन की, लेकिन मैंने वो किसके बीच में करवाई? रिसेसिव के साथ करवाई, तो मैं उसे बोलूंगी टेस्ट क्रॉस। क्या बोलूंगी उसको? टेस्ट क्रॉस बोलूंगी मैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। अब इसमें तो
थोड़ा सा जो जेनेटिक होगा वो अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर भी शो होगा। यहाँ तो सारे डोमिनेंट दिख रहे थे बट यहाँ रिसेसिव भी शो होगा। कैसे शो होगा कि अगर हम देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं कैसा होगा कि हमारा F1 जनरेशन है, यहाँ पर F हमारा पेरेंट है रिसेसिव, क्रॉसिंग करवाई, गैमेट्स बना देते हैं। अब हमें दिख रहा है यहां पर कैसा हो गया, 50% तो हमें टॉल मिल गए और 50% हमें कैसे मिल गए, शॉर्ट मिल गए। तो यहां पर जेनेटिक कैंडिडेट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 50-50% हो गया। कैसा हो गया, 50-50%। बट यही अगर मान लो, अभी तो अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अभी तो दो टाइप की वेराइटी मिली, एक टॉल मिली और शॉर्ट मिली। जब हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे तो एक कैरेक्टर की दो और दूसरे कैरेक्टर की दो, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 50-50% की जगह अब कितना हो जाएगा, 25-25%। कितना हो जाएगा, 25-25% हो जाएगा। कि यू कैन सी ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्रॉस करवाया, 1:1 का रेशियो मिला। यहां पर अब हमने दो कैरेक्टर लिया है, एक ये कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर इज दिस। तो हमें देख रहा है 4 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ओवरऑल, इसलिए हमने क्या बोला, 25% हो जाएगा कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर दिस। अब आता है पॉलीजीन्स। व्हाट इज पॉलीजीन्स? पॉलीजीन्स वो होते हैं जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं कि एक जीन, एक ही कैरेक्टर है लेकिन एक से ज्यादा उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और मल्टीपल एलिल वाला तो हमने देख लिया, एबीए ब्लड ग्रुपिंग है कि हमारे 3 एलिल थे, कौन सा, IA, IB एंड स्मॉल आई, तीनों किसको कंट्रोल कर रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग को। पॉलीजीन के केस में कैरेक्टर एक है और आपकी जो एलिल्स है ना वो क्या है, ज्यादा है। वेट अ single phenotypic character governed by more than one pair of gene then it is polygenic. okay, polygenic trait बोल सकते हैं, polygenes बोलते सकते हैं कि अगर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आया तो बहुत डार्क कलर होगा, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है तो लाइट कलर होगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो कैसा होगा, मुलेटो कलर होगा। ओके क्लियर, ये तो हो गया पॉलीजीन्स। अब दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एक होता है सप्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो उसको कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है, कि उसको उसके आने से वो जो चीज है वो क्या करे, एकदम शो कर दे या इनहेंस कर दे, तो उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। टू इंडिपेंडेंट जीन्स which interact to produce a trait together but each dominant gene alone does not show its effect। कि अकेले अकेले होंगे तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, बट जैसे ही साथ में आ जाएंगे वो अपना कैरेक्टर क्या कर देंगे, शो कर देंगे। जैसे हम डायग्राम से समझते हैं कि एक कोई जीन है C, एक कोई जीन है P, ठीक है, इसके अंदर एलिल्स होंगे, हम मान लेते हैं C और C ही मान लेते हैं, इसका भी P और P मान लेते हैं कि एक्चुअली में ये जीन जो C है वो क्या एंजाइम बनाता है, A बनाता है, और P जो है वो एंजाइम B बनाता है। अब मैंने एंजाइम के साथ एक कलर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया है, प्रीकर्सर ऐड कर दिया, तो A के साथ जब मैंने उसको ऐड किया तो उसने प्रीकर्सर कैसा रखा, कलरलेस ही रखा। सेम अगर मैंने 2 के साथ उसको रखा तो भी उसने कैसा रखा, कलरलेस रखा। बट जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यू कैन सी मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो मुझे मिला कौन सा कलर, पर्पल कलर। कि इंडिविजुअली तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, बट ये जब दोनों साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया कैरेक्टर लेकर आएंगे। ठीक है, खुद का कैरेक्टर नहीं शो करेंगे, ये क्या करेंगे, साथ में आकर के एक नया कैरेक्टर निकालेंगे। इसको आप इनकम्प्लीट से शो नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली आपका जो नया कैरेक्टर है ना वो जो होगा वो डेवलप होगा। ओके ठीक है, देन आते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन का मतलब है जो अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। Two independent pair of genes which interact to produce a new trait together, but each dominant gene alone produce its own trait are called supplementary genes। कि अकेले अकेले अलग कैरेक्टर लाएंगे और जब साथ में आ जाएंगे तो एक नया कैरेक्टर लेंगे। यहाँ पर तो क्या कैरेक्टर ही नहीं दे रहे थे, ये कोई कलर ही नहीं दे रहे थे, दोनों साथ में आए तो पर्पल कलर दे दिया। लेकिन इस केस में क्या होगा, अकेले अकेले ये अपना अलग कैरेक्टर्स दिखाएंगे, जैसे टॉल और ड्वार्फ हो गए, और साथ में आ गए तो इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक नया कैरेक्टर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री जीन्स बोलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है जो कि जो कॉक होती है या हैन होते हैं, उनके ऊपर कॉम्ब जो होता है, उनके ऊपर जो फ्लोरल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो 3 तरीके का होता है।
मेन तो कौन सा होता है, पी कॉम्ब होता है और रोज कॉम्ब होता है, ठीक है। पी कॉम्ब को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल पी, और रोज कॉम्ब को कौन कंट्रोल करता है, आर। बट जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कॉम्ब का शेप क्या हो जाता है, चेंज, वो क्या हो जाता है, वॉलनट कॉम्ब। यू कैन सी यहाँ पर क्रॉस में कि ये स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल पी है, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल पी। तो ये कैसा होगा, पी वाला कैसा है, पी कॉम्ब होगा, और ये वाला कैसा होगा, रोज कॉम्ब होगा। इन दोनों को क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, आर आर पी एंड पी। अब देख रहे हैं हमें दोनों मिल रहा है, तो एज अ रिजल्ट ना ही ये पी कॉम्ब दिखेगा ना ही ये रोज कॉम्ब दिखेगा, ये हमें कैसा दिखेगा, वॉलनट दिखेगा। कैसे दिखेगा, वॉलनट। क्यों, क्योंकि ये भी अपने आप में डोमिनेंट है, ये भी अपने आप में डोमिनेंट है, और ये को डोमिनेंस नहीं करना चाहते, तो ये क्या करेंगे, अपना खुद का कैरेक्टर जो है वो शो करेंगे, तो वो क्या है, वॉलनट। और अगर हम इसका वापस से क्रॉस करवाएंगे, देन जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा जो रेशियो आता है दैट इज 9:3:3:1 आएगा। क्लियर, ये हो गए सप्लीमेंट्री जीन। अब डायहाइब्रिड क्रॉस से लेकर के जो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।